Hello everyone, very good evening. हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम बीपीएससी टीआरई 3.0 की एनसीईआरटी और एससीईआरटी की समरी कर रहे हैं चैप्टर वाइज। तो पहले हम लोगों ने हिस्ट्री स्टार्ट की है, जिसका 2 चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है। तो पहला दूसरा चैप्टर जिन्होंने नहीं देखा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वो जाके ज़रूर देख लें। तो चलिए आज तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम चैप्टर वाइज चीज़ों को करेंगे पूरा एकदम डिटेल में, ताकि आपके कोई क्वेश्चन न छूटे। तो भोजन संग्रह से उत्पादन तक तीसरे चैप्टर का नाम है। रुकिए मैं जूम कर लेता हूँ इसको। तो खेती और पशुपालन से शुरुआत। तो ये रीडिंग के लायक है। लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। तो सीधी सी बात है भाई कि अपने घर के आसपास लोगों ने चारा रखा, जिससे जानवर अट्रैक्ट हुए और जिसकी वजह से उन्होंने पालतू बनाया। तो सबसे पहले पालतू किस जानवर को बनाया? कुत्ते को। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। ठीक है, अब बसने की प्रक्रिया कैसे स्टार्ट हुई, आइए इसको देखते हैं। तो लोगों द्वारा पौधे उगाने, जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। बिल्कुल भाई, लोगों द्वारा जो पौधे उगाए गए जानवरों की देखभाल करने के लिए, तो वहीं पे धीरे धीरे ये बसने की प्रक्रिया इनको नाम दिया गया। और जो भी पौधे इन्होंने अपनाए तथा जानवर अक्सर वो जंगली पौधे थे और जो जानवरों से भिन्न होते थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही इनकी मजबूती डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। तो ये रीडिंग लायक चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, हम उसी को कवर करेंगे। जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं, ये आपको भी पता है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़, बकरी आते हैं। तो इतना जानिए कि कृषि के लिए सबसे पहले अपनाई गई प्राचीन फसलों में कौन सी थी? गेहूं और जौ थी। और जानवरों की बात करें पालतू में, तो कुत्ते थे और भेड़, बकरी थी। ठीक है, इतना याद रखिए बस। अब नवीन शैली, आइए इसको देखते हैं। तो किसी पौधे के बीज को विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। तो जब नवीन जीवन शैली की बात करें, तो किसी पौधे का बीज जो है उसको विकसित करने में भाई समय लगता है। कोई भी बीज अगर बो रहे हैं आप, तो जिसके कारण से उन्हें पौधे उगने तक उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रुकना पड़ता था। अब आगे बात करते हैं। तो आरंभिक कृषक और पशुपालक। जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। अब आगे चलते हैं। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। अब आइए, अनाज और हड्डियां और पुरास्थल कहाँ कहाँ से पाया गया है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी, ये कहाँ से? मेहरगढ़ से। ठीक है, आधुनिक पाकिस्तान में जो कि है मेहरगढ़। गेहूं, जौ, भेड़, बकरी और मवेशी ये कहाँ पे? मेहरगढ़ पे मिलता है, जो कि अभी इस समय आधुनिक पाकिस्तान में है। ये चावल की बात करें, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े कहाँ से मिले हैं? तो कुलडीवा से मिले हैं, जो कि आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। ठीक, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। चावल, मवेशी, मिट्टी पर खुरों के निशान, ये महागढ़ा आधुनिक उत्तर प्रदेश में है ये। वहीं बात करें गेहूँ और दलहन की बात करें, तो ये कहाँ से मिला है? गुफकाल आधुनिक कश्मीर में है। गेहूँ और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, तो बुरजहोम जो कि आधुनिक कश्मीर में है। गेहूँ, हरे चने, जौ, भैंस, बैल, ये कहाँ से मिले हैं? चिराग जो कि आधुनिक बिहार में है, ये याद रखिएगा। आगे की बात करें तो ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सूअर, ये हल्लूर आधुनिक आंध्र प्रदेश से मिले हैं। और आगे की बात करें तो काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सूअर, ये कहाँ से मिले हैं? पय्यमपल्ली से मिले हैं, जो कि आधुनिक आंध्र प्रदेश में है। अब अस्थायी जीवन की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे भैया, तो आइए इसको देखते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों और झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। बुर्जहोम, वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। देखिए, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए। जो पुरातत्वविद होते थे, इनको कुछ झोपड़ी मिली और घरों के निशान मिले। कहाँ पे? बुर्जहोम में, जो कि इस समय कश्मीर में है। और वहाँ पे ये पता लगा कि वहाँ के जो लोग थे बुर्जहोम के, ठीक है, गड्ढे
ज़मीन के नीचे गड्ढा करते थे और उस पर घर पर बनाते थे, जिसको किस नाम से पुकारा जाता था? गर्तवास कहा जाता था। ठीक है, और इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया इस पैराग्राफ का। अब आगे वाली पैराग्राफ में देखते हैं क्या लिखा है भाई। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे जगह हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नव पाषाण युग माना गया है। तो बहुत सारी जगहों से क्या हुआ है? पत्थर के औजार मिले हैं भाई। तो इनमें से कई ऐसे हैं कि जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई गई थी। आगे चलते हैं। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग के बारे में दिया गया है। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। तो प्राचीन समय में जो बर्तनों का उपयोग था वो सामान उसमें चीज़ें रखी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उनके जो प्रयोग है वो खाने के लिए भी होने लगा, खाना बनाने के लिए भी। अब चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। तो जो दलहन वाली चीज़ें थी, गेहूँ थे, चावल थे, अब क्या हो गए? अपने खाने में इसको उपयोग करने लगे लोग। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जाते थे। तो भाई अब धीरे धीरे क्या हुआ कि चीज़ें बढ़ती गई, तो अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, जिसके लिए किसकी आवश्यकता होती थी? कपास की होती थी। अब आगे चलते हैं। अन्य रीति रिवाज कुछ थे, इसको कवर करते हैं। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है, इनके प्रायः कृषक और पशुपालक समूह में रहते हैं, जिन्हें जनजाति कहते हैं। विद्वानों ने पाया है कि ये लोग कुछ ऐसे रीति रिवाजों को मानते हैं जो संभवतः पहले से ही प्रचलित रहे हैं। तो भाई सीधी सी बात, इस सिंपल में यही कहा जाता है कि विद्वानों ने कुछ ऐसे किसानों के बारे में जाना जिनका पेशा था कृषक और पशुपालक, जो समूह में रहते थे। ठीक है, जो किसान थे और पशुपालक थे, जिन्हें क्या कहा गया? जनजाति कहा गया। ठीक है, और इन लोगों के पास कुछ ऐसे रीति रिवाज को मानते थे जो संभवतः पहले से ही माने जाते थे। अब जनजाति क्या है, आइए इसको देखते हैं। प्रायः जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। ज़्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस तरह के परिवारों के समूह मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। तो जनजाति के जो लोग होते हैं छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं और ज़्यादातर जो इनके परिवार होते हैं भाई एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, संबंधित होते हैं, और इस तरह के परिवारों को समूह को मिलाकर किसका निर्माण होता है? जनजाति का निर्माण होता है। आगे चलते हैं। जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती हैं। तो क्या होता है कि जो जनजाति थे, इनका मेन काम था, इनके सदस्य होते थे शिकार, भोजन संग्रह करना, खेती करना, पशुपालन करना, मछली पकड़ने वाले पेशे इनके थे। लेकिन जो महिलाएं होती थी वो खेती का सारा काम करती थी। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है? इसमें ज़मीन तैयार कर बीज बोने, पौधों को देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का शामिल था। तो जो महिलाएं थी वो कृषि का काम करती थी और इसमें पौधे की देखभाल करना, फसल काटना, ये सारे काम शामिल थे। अब आगे की बात करें तो कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता है। वे अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, नौजवान, योद्धा या फिर पुरोहित हो सकते हैं। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान तथा अनुभव के लिए विशिष्ट सम्मान दिया जाता है। तो क्या कहा गया है कि कुछ व्यक्ति थे भाई जिनको नेता माना जाता था, जैसे कुछ वृद्ध व्यक्ति हो गए जो अनुभवी थे, इनको नेता माना जाता था। ठीक है, ये पुरोहित हो सकते थे। अब आगे चलते हैं। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, आइए इसको देखते हैं। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। तो भाई ईरान के रास्ते में जब जाने लगेंगे तो बोलन दर्रा पड़ता है। ठीक है, वह एक हरा भरा क्या है? समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले स्त्री पुरुषों ने जौ, गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना शुरू किया, तो वह स्थान है मेहरगढ़ आपका। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आगे चलते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते हैं। तो जो मेहरगढ़ की बात करें तो मेहरगढ़ में भाई कुछ जानवरों की हड्डियाँ भी मिली हैं। इसमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की भी हड्डियाँ मिली है। ठीक है, मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। चौकोर तथा आयताकार के क्या मिले हैं? घरों के अवशेष भी मिले हैं। और जो प्रत्येक हर घर होता है उसमें मोस्टली 4 कमरे या 4 कमरे से ज़्यादा होते थे, और कुछ कमरे इसमें स्टोरेज या भंडारण के काम आते रहे होंगे। अब पहले और अब बाद के स्तर के बारे में देख लेते हैं। आमतौर पर लोग जहाँ रहते हैं घर टूटने पर दोबारा वहीं घर बना लेते हैं। टूटे फूटे सामान और कूड़ा करकट भी घरों के आसपास जमा रहते हैं।
आगे की बात करें तो इन कारणों से बस्ती की ज़मीन धीरे धीरे ऊंची होती रहती है और फिर सैकड़ों सालों के बाद वहाँ एक टीला बन जाता है। तो जो इकट्ठा इकट्ठा ज़मीन वमीन जो कूड़ा वगैरह फेंकते हैं तो वहीं पे 1 साल 2 साल 10 साल बाद देखेंगे तो इकट्ठा होके एक टीला टाइप का बन जाता है, उसी के बारे में कह रहा है ये। टीले की खुदाई की जाती है तो उसके सबसे निचले स्तर में सबसे पुराना होता है, उसके बाद के स्तर के बाद युगों के होते हैं। यही ऊपरी तथा निचली तहें आमतौर पर स्तरों के रूप में जानी जाती हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। भाई प्राचीन समय में लोगों का मानना था कि जब मृत्यु होती थी उनके प्रति सम्मान जताते थे लोग, और लोगों की आस्था होती थी कि जब मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए वहाँ पे लोग क्या करते थे कि जहाँ पे लोगों को दफनाते थे वहाँ पे उनके साथ उनके सामान भी रख दिए जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसे कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। तो भैया एक कब्र मिला है मेहरगढ़ में जहाँ पर मृतक जो था उसके साथ बकरी भी दफनाई गई थी। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। ठीक है, ये कहा गया। अब दाओजली हेडिंग, आइए इसको देखते हैं। यह पुरास्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी पर पहाड़ी पर है। यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले। क्या? खरल और मूसल। इसमें पता चलता है कि यहाँ के लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। साथ ही यहाँ जेडाइट पत्थर भी मिला है। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ, आइए इसको देख लेते हैं। बसने की प्रक्रिया का आरंभ कब से हुआ? तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, 12,000 साल पहले से। वहीं मेहरगढ़ की बस्ती का आरंभ कब हुआ? 8,000 साल पहले। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री का कर लिया क्लास 6 का। अब अगले वीडियो में करेंगे चैप्टर नंबर 4, और वीडियो की प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 3 और 4 एनसीईआरटी एससीईआरटी की समरी, उसको जाके जरूर देखिएगा। बाकी ऑल द बेस्ट, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।